गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी जिसके पार्ट नंबर 7 की बात करने जा रहे हैं। हमने पार्ट नंबर 6 तक कर लिया था और लास्ट क्लास में हमने अभिक्रिया कोटियों के निर्धारण की विधियों पर चर्चा की थी। उस टॉपिक को हमने वहाँ कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद में नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है रेडियो एक्टिव विघटन। रेडियो एक्टिव विघटन प्रथम कोटि के रूप में रेडियो एक्टिव विघटन प्रथम कोटि के रूप में रेडियो एक्टिव विघटन जो होता है वो प्रथम कोटि का प्रक्रम माना जाता है। कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है उसको विघटित करवाया जाए तो उसके लिए एक इक्वेशन बनती है और वो इक्वेशन किसके अकॉर्डिंग होती है? प्रथम कोटि के अकॉर्डिंग होती है। हमारे पास प्रारंभिक जो पदार्थ होता है उसको परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिया जाता है। तो यहाँ पर dN/dt समानुपाती हो जाएगा n। n यहाँ पर क्या है? परमाणुओं की संख्या है। तो dN/dt बराबर लैम्ब्डा n। लैम्ब्डा क्या है? यहाँ पर स्थिरांक है। कौन सा स्थिरांक? विघटन स्थिरांक है। क्या है? विघटन स्थिरांक है। तो लैम्ब्डा को विघटन स्थिरांक के रूप में लिया जाता है। उसके बाद में ये इक्वेशन 1 आ गई। इक्वेशन 1 से इसको थोड़ा व्यवस्थित करेंगे तो dN और ये n यहाँ जाए तो n बराबर लैम्ब्डा dt। ये इक्वेशन आ जाएगी विघटन स्थिरांक की फॉर्म में एक अवकलित समीकरण मानी जाती है। उसके बाद में अगर रेडियो सक्रियता यहाँ पर तो हम लें रेडियो सक्रियता और यहाँ ले समय। रेडियो सक्रियता और समय के बीच में अगर ग्राफ बनाया जाए तो इस तरीके का ग्राफ हमें प्राप्त होता है। अब देखिए रेडियो एक्टिव तत्वों का विघटन प्रथम कोटि के रूप में लेने से प्रथम कोटि के रूप में लेंगे तो देखिए यहाँ पर T जो लैम्ब्डा है उसको इस प्रकार करेंगे 2.303 T log n0/n इस प्रकार लेंगे अपने। यहाँ पर n0 क्या है? प्रारंभिक सांद्रता और n क्या है? अंतिम सांद्रता। T को टाइम से डिनोट किया जाता है और लैम्ब्डा क्या एक स्थिरांक है। जिस प्रकार प्रथम कोटि की विक्रिया ली थी उसी तरीके की ये विक्रिया है। इसके लिए अगर अर्धदायियों निकालें तो इस प्रकार निकाल सकते हैं n बराबर n
0/2 रख सकते हैं। प्रारंभिक सांद्रता के आद्य होने में जितना समय लगता है वो उसकी क्या होती है, अर्धाई होती है। और टी को टी हाफ से शो किया जाता है, तो लैम्बडा बराबर 2.303 टी हाफ log n0/2। ये ऊपर चला जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। लैम्बडा बराबर 2.303 टी हाफ और log 2। log 2 का मान कितना होता है, 0.3010। तो टी हाफ 0.3010, तो टी हाफ निकालेंगे तो 2.30, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 0.693 अपॉन में लैम्बडा। लैम्बडा क्या है, विघटन स्थिरांक है। तो प्रथम कोटि की तरह ही इसकी अर्धायु भी आती है। तो ये था रेडियो एक्टिव विघटन के रूप में प्रथम कोटि की विक्रिया dN/dt समानुपाती n के, dN/dt लैम्बडा n के, और dN को इधर ले आए, लैम्बडा dt रेडियो सक्रियता और समय में ग्राफ बनाएंगे तो इस प्रकार प्रथम कोटि के रूप में इस प्रकार इक्वेशन लिख सकते हैं। अर्धवायु निकालेंगे तो प्रारंभिक सांद्रता के आद्य होने में जितना समय लगता है वो अर्धवायु होती है। तो n0 या n0 प्रारंभिक सांद्रता है तो उसकी आधी कर देंगे, टी की जगह टी हाफ रख देंगे तो लैम्बडा बराबर 2.303 टी हाफ इंटू में 0.3010 और टी हाफ का मान 0.693 अपॉन में लैम्बडा आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसकी अर्धायु भी निकाल सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन देखिए, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की जो प्रारंभिक सांद्रता है या पदार्थ की जो मात्रा है वो 1.0 ग्राम है, मतलब इतनी है प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, 5 दिन में घटकर 0.25 ग्राम रह जाती हैं। 0.25 ग्राम रह जाती है। तो इसके लिए विघटन स्थिरांक का मान ज्ञात करना है। तो विघटन स्थिरांक का मान ज्ञात करो। तो लैम्बडा बराबर 2.303 लैम्बडा log n0/n। n0 5 दिन बाद में रह गई। प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, n0 1.0 और n क्या है 0.25 ग्राम, ये रह गई। यहाँ पर यहाँ टी आएगा भाई, टी का मान कितना है 5 दिन। तो रखेंगे मान, तो लैम्बडा बराबर 2.303 अपॉन में टी log n0 का मान 1 और बटा में 0.25, ये दशमलव हटेगा ऊपर 100 लग जाएगा, ये कट जाएगा 4 आ जाएगा। तो लैम्बडा बराबर 2.303 log 4 और log 4 का मान भी 2 का मान कितना होता है 0.3010
और फिर 2 का 30 10 दोनों को मिला देंगे, इतना आ जाएगा log 4 का मान। यहाँ 5 रख देंगे तो लैम्बडा बराबर 2.303 अपॉन में 5 और इसका मान आ जाएगा 0.6020। आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलो अभी हम कर लेते हैं, फ़ोन से ही कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ गया हमारे पास 2.303 मल्टीप्लाई 0.6020 तो आ गया 1.386 और डिवाइडेड बाय 5 तो 0.277 इतना आ जाएगा लगभग। तो ये हमारे लिए क्या है, एक विघटन स्थिरांक का मान है न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है रासायनिक बलगतिकी की प्रायोगिक विधियाँ। रासायनिक बलगतिकी की प्रायोगिक विधियाँ। पहली विधि आती है चालकता मिति विधि। कंडक्टोमेट्री मेथड। इसके अंदर व्हीटस्टोन ब्रिज को काम में लिया जाता है चालकता ज्ञात करने के लिए। तो मैं इसका डायग्राम बनाती हूँ पहले।
ये चालकता मिति विधि, जिसके अंदर हमने एक व्हीटस्टोन ब्रिज को काम में लिया है और यहाँ पर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसमें यहाँ हमने प्रतिरोध लगाया, ये ए और बी तार है और ये एक जोंकी है जिसको इस तार के ऊपर चलाया जाता है। ये चालकता सेल जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड हमने काम में लिए, कैथोड व एनोड, और ये स्थिर तापीय मिश्रण जो अभिक्रिया मिश्रण को स्थिर रखेगा। और इसके अंदर हमने क्या किया, अभिक्रिया मिश्रण को भर लिया और इधर क्या डाली, प्रेरण कुंडली। जैसे ही इसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो जो चालकता सेल में अभिक्रिया मिश्रण हमने काम में लिया वो एक विद्युत अपघट्य है, वो आयनों में टूटेगा और आयनों में टूटकर आयनों का अभिगमन होगा। जितने ज़्यादा आयन अभिगमन करेंगे उतना ही ज़्यादा चालकता का मान आएगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं विलयन की सांद्रता पर। किसी विलयन की सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी उसकी चालकता का मान उतना ही ज़्यादा आएगा। जोड़कर ये सिस्टम करते हैं और इस तार के एक कुंजी को इस तार के ऊपर घुमाते हैं, जहाँ पर आवाज़ आएगी वहाँ पर रोक लेते हैं और व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से आर का मान ज्ञात कर लेते हैं, रेजिस्टेंस का मान ज्ञात कर लेते हैं और उसके बाद में चालकता का मान ज्ञात हो जाता है। क्योंकि चालकता जो होती है वो प्रतिरोध की विपरीत होती है, तो इसलिए हम इसके द्वारा आसानी से जो चालकता होती है उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हम एक इक्वेशन भी काम में लेते हैं, CH3COC2H5 और उसके साथ NaOH की विक्रिया करवाते हैं। तो ये CH3CO नेगेटिव और Na पॉजिटिव में टूट जाता है और प्लस C2H5OH बन जाता है और ये आयनों में टूटता है। तो यहाँ पर ये आयनों में जितना ज़्यादा टूटेगा उतना ही ज़्यादा आयन्स इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करेंगे और उतनी ही ज़्यादा उसकी चालकता शो होगी। अगर हमारे पास T बराबर 0 हो तो उस टाइम इसकी चालकता को C0 से शो किया जाएगा, C0 से, और T टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन Ct हो जाएगी और इन्फिनाइट पर इसकी कंसंट्रेशन C इन्फिनाइट हो जाएगी। तो x के समानुपाती हो जाएगा C0 माइनस Ct, x के समानुपाती हो जाएगा C0 माइनस Ct और a माइनस x के समानुपाती हो जाएगा C0 माइनस C इन्फिनाइट, Ct माइनस इन्फिनाइट, और a के समानुपाती हो जाएगा C0 माइनस C इन्फिनाइट। तो ये कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग चालकता को शो करेंगे। इसके द्वारा वेग स्थिरांक k का मान हम निकाल सकते हैं। k के लिए इसका मान निकालेंगे तो C0 माइनस Ct और बटा में Ct माइनस C इन्फिनाइट। इसके द्वारा इसकी जो स्थिरांक है उसका मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ये थी हमारी चालकता मितीय विधि, जिसके अंदर व्हीटस्टोन ब्रिज को काम में लेकर के और चालकता का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया विधि मानी जाती है। जब टाइम शून्य होता है तो उस टाइम इसको Ct से शो किया जाता है, जब टाइम t होता है तो Ct से, और इन्फिनाइट हो तो C इन्फिनाइट से। तो x समानुपाती हो जाएगा C0 माइनस Ct के और a माइनस x समानुपाती हो जाएगा Ct माइनस C इन्फिनाइट के।
और ए समानुपाती हो जाएगा C0 माइनस C इन्फिनिटी के, और के का मान इस सूत्र की सहायता से हम निकाल सकते हैं। के एक विघटन स्थिरांक है। तो ये थी चालकता मिति विधि, ये कंप्लीट हो गई। दूसरी विधि आती है विभवमितीय विधि। या पोटेंशियोमेट्रिक मेथड या पीएच मेथड भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर क्या करते हैं, एक विद्युत सेल काम में लेते हैं जिसके अंदर अभिक्रिया मिश्रण डालते हैं और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं। तो एक इलेक्ट्रोड तो ऐसा होता है जिसका विभव सांद्रता से परिवर्तित होता है और उस इलेक्ट्रोड को बोला जाता है सूचक इलेक्ट्रोड। उस इलेक्ट्रोड को बोला जाता है सूचक इलेक्ट्रोड, ठीक है, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। और एक दूसरा इलेक्ट्रोड होता है जिसको बोला जाता है संदर्भ इलेक्ट्रोड या रेफरेंस इलेक्ट्रोड। संदर्भ इलेक्ट्रोड या रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी बात करें सूचक इलेक्ट्रोड या संदर्भ इलेक्ट्रोड की, तो विभवमितीय विधि के अंदर सबसे पहले यहाँ पर अपने क्या करते हैं, सूचक इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं। जो इलेक्ट्रोड क्या करता है, सांद्रता के साथ में परिवर्तित होता है, जिसकी सांद्रता विभव परिवर्तित होता है। और सूचक इलेक्ट्रोड जो होता है उसका विभव क्या रहता है, स्थिर रहता है। और उसके बाद में इन दोनों को इलेक्ट्रोडों का काम में लेकर के और EMF विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेते हैं। और इसके और टाइम के बीच में ग्राफ बना करके हम इस मेथड के द्वारा, पोटेंशियोमेट्रिक मेथड के द्वारा पीएच ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें सीधा सा बताना ये थ्योरी है, मतलब ना तो इसमें कोई डायग्राम है ना डेरिवेशन है, बस सीधा पढ़ने वाला है और आपको पढ़ना ही है। तो नोट्स की PDF भेजेंगे तो उसमें से आप पढ़ लेना। फिर उसके बाद में अगली विधियाँ आती हैं प्रकाशीय विधियाँ, प्रकाशिक विधियाँ। प्रकाशिक विधियों के अंदर 2 विधियाँ आती हैं। एक विधि होती है ध्रुवणमापी और दूसरी विधि आती है स्पेक्ट्रोमितीय विधि। ध्रुवणमापी विधि और स्पेक्ट्रोमितीय विधि स्पेक्ट्रम से संबंधित जो विधि होती है स्पेक्ट्रोमितीय विधि, और ध्रुवण यानी कि जो प्रकाश होता है उसको ध्रुवित करवाना, किस तल में वो ध्रुवित हो रहा है, समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाना या ध्रुवित करना से संबंधित जो मेथड काम में लिया जाता है वो होता है ध्रुवणमापी मेथड। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर प्रकाश स्रोत होता है और इस प्रकाश स्रोत को प्रिज्म में से गुजारते हैं। ये होती है प्रिज्म में से गुजारने के बाद में ये एक ही तल में व्यवस्थित हो जाते हैं। इसको बुलाता है समतल ध्रुवित प्रकाश। इसको सॉल्यूशन में से गुजारा जाता है। गुजारने के पश्चात सॉल्यूशन, वो भी कौन सा, ध्रुवण गुणक सॉल्यूशन या ध्रुवण गुणक विलयन, जो प्रकाश को घुमा सके। घुमाने के पश्चात अगर प्रकाश इस तरीके से घूम जाता है तो उसको बुलाता है दक्षिणी ध्रुवण गुणक।
इसे डी से या पॉजिटिव से शो किया जाता है, और दूसरी कंडीशन में इसे इस प्रकार घुमाया जाता है, जिसको वाम ध्रुवण घूर्णक बोला जाता है। जिसे एल से या नेगेटिव से शो किया जाता है। तो ये प्रकाश स्रोत को जब प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। इस समतल ध्रुवित प्रकाश को सॉल्यूशन में से गुजारते हैं। ये सॉल्यूशन 1 डेसीमीटर लंबी एक नली होती है, किसके अंदर, ध्रुवण मापी के अंदर। उस नली के अंदर इस पदार्थ को भरा जाता है, और भरने के पश्चात में ये क्या करता है, प्रकाश को घुमाता है। कितने डिग्री के कोण पर घुमाता है वो देखा जाता है, वो उसका क्या होता है, घूर्णन कोण होता है। और इसकी सहायता से हम घूर्णन कोण भी याद कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।